प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें अभी तक हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखा और जाना है। आज का हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर रिलेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको सीखने में बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो बाकी चैप्टर्स होते हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही आसान भाषा में और आसानी से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। बच्चों, रिलेशन ये आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत सीखा और जाना है, बट इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस आपने 11th क्लास में किए हुए, सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना है, क्योंकि रिलेशन भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल करके आता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है और एक सेट बी है। तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी, ये 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाए हुए हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये बच्चों क्या कहलाते हैं, जो आपके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर में एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो लिखे हुए हैं, ये कहलाते हैं इसके कंपोनेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट। बिल्कुल ही ऐसा ही जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते थे, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता था, ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता था। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने जिस ऑर्डर्ड पेयर में, इस ऑर्डर पेयर में आपने जो 1 1 2 2 यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इसमें, वो सब आपके सेट ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ए इसमें पहले लिखा हुआ है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए एंड बी निकाल रहे हैं, तो ए के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट कहलाएंगे आपके सभी ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 2 3, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट तो होंगे नहीं, ये आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखा और जाना हुआ है। और जो बी के जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो आपके सेकंड, आपके सेकंड जो कंपोनेंट है वो होगा ऑर्डर्ड पेयर का। सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो बी का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें जो आप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे एक्स के साथ में ये बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो बी हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके फर्स्ट कंपोनेंट होंगे हर एक ऑर्डर्ड पेयर के, और इसके हर एक जो ए सेट है उसके हर एक एलिमेंट के साथ आप इनको पेयर्ड करोगे। जैसे x को आपने 1 के साथ पेयर किया तो x, 1 आया, फिर x को 2 के साथ करेंगे, x, 2 आएगा, फिर x को 3 के साथ करेंगे, x, 3। उम्मीद है बच्चों आपने 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना अच्छे से बढ़िया से सीखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जो रिलेशन भी क्या होता है, रिलेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो किसी पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं या उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर लागू होती है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जो उसमें से ऑर्डर्ड पेयर उठा लाते हो या उसमें से जो पिक कर लेते हो, जो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उससे जो सेट बनता है वो रिलेशन कहलाता है आपका उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका, जैसे हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हुआ है ए के साथ ए के, है ना, ए एंड ए का, तो ऐसी रिलेशन आप किसी एक सेट के एलिमेंट्स के बीच भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पहले रिलेशन के बारे में कि रिलेशन वास्तव में होता क्या है। अगर हमारे पास कोई सेट ए एंड बी है, ठीक है, 2 सेट हैं, अगर एक ही सेट होगा तो उसमें भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ऐसा करने वाले हैं आगे। यहाँ पे अलग अलग सेट है हमारे पास ए एंड बी, और आर कोई रिलेशन है, और आर इस तरीके से रिलेशन है कि आर इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का एक सबसेट है। सबसेट आपने पढ़ा हुआ है, अगर 11th क्लास में आपने अच्छे से सबसेट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट या 11th क्लास में जो भी रिलेशन के अंदर चैप्टर्स, जो भी रिलेशन के अंदर टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए।
चलिए, तो रिलेशन में क्या है कि आर क्या है, आपका सबसेट है, एक रो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का ये सबसेट होता है। क्योंकि रिलेशन आर के अंदर वही एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्ड होंगे जो ए क्रॉस बी, या हम कहेंगे कि जो आपका रिलेशन है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी, वो उसमें से एलिमेंट्स में से ही उनको पिक किया जाता है एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हुए। आगे हम इस चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे। पर कंडीशन क्या होती है कि आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है आपका रिलेशन। और डिफरेंट टाइप के रिलेशंस बनते हैं, कोई एक टाइप का रिलेशन नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के साथ में अलग अलग रिलेशंस बन जाते हैं। बच्चों, रेंज और डोमेन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है, आर बाद में आता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसका जो सेट बनेगा आपका ऑर्डर्ड पेयर में, आपके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसका जो आप सेट बनाओगे वो आपकी उस रिलेशन की डोमेन कहलाती है। फर्स्ट एलिमेंट्स या फर्स्ट कंपोनेंट, हम कंपोनेंट वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो आपके ऑर्डर्ड पेयर के होंगे उसका जो सेट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या होगी? रेंज आपका वो सेट होगा जिसमें आपके सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इसको याद कैसे रखें, थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे डी पहले आता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट आप लेंगे तो यानी कि वो डोमेन होगा, सेकंड लेंगे तो वो आपको रेंज होगा। समझ पा रहे हैं इसको? ये फर्स्ट कंपोनेंट है ना बच्चों। तो फर्स्ट कंपोनेंट पहले क्या आता है? डी आता है, ABCD में तो डी आता है पहले, तो डोमेन होगा। फर्स्ट कंपोनेंट से जो भी आप सेट बनाओगे फर्स्ट कंपोनेंट को लेके वो आपका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे जो केस होंगे रिलेशन होने सेट कहलाता है। कैसे कहलाता है रिलेशन होने सेट? जब कोई रिलेशन हम किसी एक सेट पे ही लेते हैं, यानी कि उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और उसी के जो आपका रिजल्ट आएगा उसी में से आप कोई रिलेशन ले लेते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन को लेते हुए, तो वो जो कंडीशन को लेके आपका रिलेशन बनता है वो आपका रिलेशन होने सेट कहलाता है। थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होगी समझने में, पर जैसे जैसे आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। चलिए पहले थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे रिलेशंस होते हैं पहले उनको सीखते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे सामने टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनमें से आप एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इनको। एक वॉइड रिलेशन हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से जो खास है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपका ये इक्विवेलेंस। इसमें एक बात आपको बताते चलते हैं कि कोई भी रिलेशन यदि ये तीनों रिलेशन को फॉलो, इन तीनों रिलेशंस की कंडीशंस को फॉलो कर पाता है या उसको एग्री कर रहा है, तो हम जैसे रिफ्लेक्सिव भी है, मान लो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव भी होना जरूरी है, सिमेट्रिक भी होना जरूरी है और ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी, आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीखना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते कैसे हैं। तो चलिए बच्चों, इनको एक एक करके सभी रिलेशंस को हम आज इनके टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा वॉइड रिलेशन। भाई वॉइड का मतलब हुआ एक तरीके से एम्प्टी रिलेशन कह सकते हो। एक ऐसा सेट, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं वॉइड रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं इसको। चलिए, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5, ये सेट ए है। इस सेट ए पर ही हमें रिलेशन होने सेट निकालना है, एक रिलेशन आर। ठीक है ना, रिलेशन आर होने सेट ए, यानी कि इसी सेट ए पर एक रिलेशन आने। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए फाइंड करना पड़ेगा। आप फाइंड कर पाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे ऑर्डर पेयर बना करके। हमेशा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके माइंड में ही रहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो आपके ऑर्डर पेयर का सेट निकल के आएगा वही स्पेसिफिक रिलेशन, वही आपका रिलेशन होगा। ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करेगा या उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है उसको देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है इस
सेट के लिए कोई रिलेशन जो इस सेट ए पर रिलेशन है बाई आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, आपने पढ़ रखा होगा। हमारे पास जो सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म ये वाली रोस्टर फॉर्म कहलाती है, इसमें सीधे जो एलिमेंट नज़र आते हैं हमें। इसमें क्या होता है, इन एलिमेंट के रूप में एक स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ बात कहती जाती है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, ए बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर का एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है a माइनस बी इक्वल टू 15, ऐसा आना चाहिए कि भाई आपके जो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर रखोगे रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन का जो सेट बनाएंगे इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे बहुत सारे, उसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके कंपोनेंट होते हैं उनका जो डिफरेंस करोगे यानी कि a माइनस बी करोगे तो आपको 15 आना चाहिए। आपने बच्चों क्या किया, पहले यहाँ से a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला a का a के साथ, अब बहुत सारे आएंगे इसमें 5 हैं तो मेरे ख्याल से 5 5 कितने आने चाहिए बच्चों, ये आएंगे आपके 1 के साथ लेंगे तो 5 आ जाएंगे, तो 25 आ जाएंगे टोटल। 25 आपके इसमें ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। 25 में ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में देखो 1 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, फिर 1 3 का रहेगा, फिर 1 4 का रहेगा, फिर 1 5 का रहेगा, 1 1 के साथ भी रहेगा, फिर 2 2 रहेगा, 2 1 रहेगा, 2 2 3 रहेगा। मतलब इस तरीके से करके आपके 25 उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर जब आप सारे ऑर्डर्ड पेयर को अपने माइंड में रखेंगे और इस कंडीशन को देखोगे कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि उसके एलिमेंट को माइनस करने से या उनके एलिमेंट कंपोनेंट्स को आप डिफरेंस करते हो तो 15 आ रहा हो। जैसे पीछे चल के देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों ये बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। क्या इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में जो ये ए की तरह ट्रीट होगा, इसे बी की तरह ट्रीट करेंगे कि उनका डिफरेंस करने से 15 नज़र आए। ये कंडीशन हैं हमारी किसके लिए, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर पूछी गई है a माइनस बी इज इक्वल टू 15। आप अगर ध्यान दो बच्चों तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स का पेयर नहीं बना सकते हो कि जिसका डिफरेंस करने से आपको 15 मिल जाए। आप चेक करके देख सकते हैं। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में करनी होती है, दिमाग में ही रहती है, आपको केवल उसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं इसके सोल्यूशन के लिए, देखो इट इज़ क्लियर a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 15 फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसके कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ लो और उनका डिफरेंस करके देख लो, आपको 15 नहीं मिलेगा। यानी कि कंडीशंस आपकी इस रिलेशन के लिए फुलफ़िल नहीं हो रही है। इसने कहा है इस रिलेशन में कि मुझे ये कंडीशन चाहिए, ऐसा सेट बना के दो मुझे कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, किसके लिए, सेट ए के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर किसी भी 2 एलिमेंट के लिए, सेट ए के लिए, सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लो, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 15, यही होता है। a माइनस बी इज इक्वल टू 15 नहीं होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं होती, ये केवल पॉसिबल है यहाँ पे। और ये कंडीशन हमारी इसकी है, तो इससे पता चलता है कि R इज़ एन एम्प्टी सेट, यानी कि R के रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। इसलिए हम R को क्या कहेंगे, एक वॉइड रिलेशन ऑन A कहलाएगा। एक वॉइड रिलेशन जिसके अंदर कोई भी, तो समझ में आएगा वॉइड रिलेशन क्या होता है। वॉइड रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेट नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड हमारा, मान लेते हैं बच्चों A आपके पास ये है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेम ऐसे ही सेम एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे। अब मान लेते हैं हमने एक ऐसा रिलेशन फाइंड किया है, एक ऐसा रिलेशन सेट A के ऊपर हमने बनाया है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये वो कंडीशन है जिसके बेस पर हमें एक रिलेशन का सेट तैयार करना है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से होंगे कि a माइनस बी का जो आपका मॉडुलस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो हर एक एलिमेंट के लिए, यानी भी 2 एलिमेंट को ले लो आप, इसमें से आप यहाँ पे फिल कर दो, जो वैल्यू आपकी आएगी वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। आप अगर 1 1 भी ले लेते हैं ना, मान लो आपने 1 1 ही ले लिया, तो आप इसमें फिल करोगे तो आपका 0 आएगा, यानी कि इक्वल टू 0 शो कर रहा है, तब भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ये। तो यहाँ से हमें देखने से पता चलता है कि भाई मॉडुलस के अंदर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जब मॉडुलस आप हटाओगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है।
और इसने इक्वल टू 0 भी कहा है। तो आप कोई भी दो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे रख दो इसमें से सेट ए से उठा के, तो आप पाओगे कि उनका जो मॉडुलस आएगा, डिफरेंस का जो मॉडुलस आएगा वो 0 से बड़ा होगा, और या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। इस तरीके से जब आप यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए फाइंड करोगे तो उसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके इस रिलेशन में आ जाएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 25 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन, ये जो सेट बनाओगे यार, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें आपका ये एक तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन कहलाया, इसमें से कोई भी आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं छूटा। इट इज़ क्लियर दैट ए माइनस बी का जो आपका मॉडुलस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये जो ए बी है ये आपके एलिमेंट्स हैं ना, ये कोई से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है ए को, बी भी बिलोंग कर रहा है ए को, तो दोनों को एक साथ लिखते गया ए कोमा बी। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना, यहाँ पे तो एलिमेंट्स हैं, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को फॉर ऑल ए बी, यानी कि अब ये सबसेट बिलोंग्स टू ए इनटू ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए। बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए हम फाइंड करके नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वेल अंडरस्टूड होता है, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वो क्या वैल्यूज़ रहेंगी इसके अंदर, वो आपको दिमाग में रखनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ से जो आर होगा, यानी कि आर जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, इसलिए आर को यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए कहा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर यहाँ से ए सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, एक रो से करके वो निकालें, तो इसमें वॉइड रिलेशन क्या होगा कि उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर नहीं आएगा, वॉइड रिलेशन कहलाएगा अगर कोई ऐसा रिलेशन है। इसमें क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो एक रो से या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब इस रिलेशन में आएंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो तीसरे नंबर पे हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है। अब हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें आपके जो एलिमेंट्स है उसका उसी के साथ में ऑर्डर्ड पेयर्ड है। जैसे 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्ड है, 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्ड है, 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्ड है, और 4 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्ड है। एक ऐसा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है और कंडीशन क्या है कि इनमें से जैसे ये सेट है 4, तो 4 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे और चारों एलिमेंट अपने ही के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अगर मान लो 3 बना रहे हैं तो वो आइडेंटिटी, मान लो 3 बना रहे हैं 1 2 3 और 4 नहीं बना रहे हैं, मान लो ये नहीं है इसके अंदर, इस सेट के अंदर ये नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और मान लो ये चारों भी हैं और एक इसमें ऑर्डर्ड पेयर और आ गया जो 1 का 4 के साथ बन रहा है, तो तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 का केवल 1 के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर होना है, किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। 1 का 2 के साथ नहीं हो सकता, या 2 का 3 या 4 का 2 के साथ। तो आपको समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उसी एलिमेंट के साथ, ना कम चलेंगे, कम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर चलेगा, ना इससे ज़्यादा का चलेगा। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपका एक आगे आएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे एक सेट लिया है 1 2 3 और एक हमने रिलेशन R1 बनाया है यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 1 और 3 3। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है देखा जाए तो आपका ये वर्ड बना है रिफ्लेक्शन से। अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं कि आप जब किसी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो इमेज है आप मिरर के अंदर बन जाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसी इमेज बन जाती है। अगर हम इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाएं कि सेम उसी के साथ, जैसे यहाँ पे भी ये देखें तो ये एक दूसरे की क्या है, इमेज ही तो है ना, एक दूसरे की इमेज है, उसका ऑर्डर्ड पेयर है। समझ पा रहे हैं आप आइडेंटिटी में। तो सेम ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में भी होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या है कि 1 का 1 के साथ, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट है 3, तो तीनों एलिमेंट का खुद के साथ में एक ऑर्डर्ड पेयर होना कंपलसरी है। तो 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 2 के साथ भी है। अब ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 1 का 2 के साथ हो गया या 3 का 1 के साथ हो गया। तो ऐसा आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं था,
ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। पर जो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे फुलफिल होनी ज़रूरी है, इसलिए ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से हम एक ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितने भी आपके आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते ही हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते ही हैं। क्लियर हुआ आपको कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे कि भाई जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ, सारे एलिमेंट अपने अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर जरूर बनाएं, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो R2 में एक रिलेशन है हमारे पास R2 1 1 1 2 3 1 3 3 2 3। ये बच्चों हमारा इस सेट ए पर R2 जो रिलेशन है इस सेट ए पर ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 2 एलिमेंट है सेट ए 2 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, पर 2 2 जो हमारा एक होना चाहिए था वो बिलोंग नहीं कर रहा R2 को, जैसे यहाँ पे, इसलिए ये क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में चलते हैं। बच्चों सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट, कोई एक रिलेशन है R, ठीक है, और सेट ए पर ये रिलेशन बना हुआ है और ये इस तरीके से बना हुआ है कि इसका जो एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी वो बिलोंग कर रहा है R को, और बी ए, यानी कि इस बार ये क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी कि बी पहले आ गया ए बाद में चला गया। तो बी ए इस टाइप का भी ऑर्डर्ड पेयर क्या कर रहा है, बिलोंग करता है R को, रिलेशन R को। अगर ऐसी कंडीशंस हमें मिलती है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ए भी किसके एलिमेंट हैं, ए के, या किसको बिलोंग करते हैं, ए को। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो हम कहते हैं कि इस टाइप का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, पर इसमें ये ज़रूरी नहीं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि भाई इसमें हर एक एलिमेंट का अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना जरूरी है, कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, पर इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका जैसे हर एक एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेट ए दिया हुआ, मैंने एक रिलेशन ऐसे लिख दिया R, उसके अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाए 1 2 और 2 1, 1 2 का एक ऑर्डर बनाया 2 1 का एक ऑर्डर बनाया, तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसमें 3 को इन्वॉल्व नहीं किया, पर आपका इन 2 को बनाने से ही हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अब देखो हमने एक रिलेशन यहाँ पे लिया ए, सेट R रिलेशन ऑन सेट ए, तो क्या लिया है 1 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 है, तो 1 2 का ये देखो 2 1 इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ये फुलफिल कर रहा। आगे देखते हैं, ये वाला देखो 2 3, तो 3 2, ये भी आपस में जो ये कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए आर के, तो ये भी फुलफिल कर रहा है ना आपस में। अच्छा 3 3 को देखो, 3 3 है तो 3 3 आपस में एक ही बार लिखा जाना है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है उसको फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1 1 का, तो ये रिलेशन कैसा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, और बाकी अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया बच्चों कैसा रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, मिरर इमेज, यानी कि खुद के साथ ही जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बनना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होना है कि जो आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर को, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों क्या होता है, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, कोई रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से है कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, और एक और ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, ठीक है ना, ए बी और बी सी, ये भी बिलोंग करता है आर को, और एक और अलग से ऑर्डर्ड पेयर है ए सी, ये भी बिलोंग करता है आर को। अब ए बी बी सी और ए सी में रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो ए बी बी सी, यानी कि जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये सेम हो गया है ना। इस तरीके से ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से है कि ए बी बी सी, यानी कि अगर आप इसमें से बी को निकाल दें बाहर तो बनेगा क्या, ए सी, तो ये आपका ए सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी कैसे आया, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कंपोनेंट लेकर के जो बना। अगर ये कंडीशन आपकी आ जाती है किसी रिलेशन में तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आपको केवल सेट को देखना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ए आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, आपने ये सेट ले लिया, कोई रिलेशन बना दिया इसके ऊपर, कोई कंडीशन क्या है वो नहीं पता, बट हमने एक रिलेशन बना दिया इसमें ऐसे ही। ठीक है,
नहीं, इसकी वैसे कंडीशन होती है बच्चों, रिलेशन ऐसे ही नहीं बनते कि हम कुछ भी लेकर के बना दें, उसकी कोई कंडीशन होती है। फिलहाल वो कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशन आर में ये सब आपके ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हमें देखना है और देख करके बताना है कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। सेट ए ये रहा और उसके बीच में एचसी के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर ये रहा। चलिए तो चेक कर लेते हैं। देखो ए बी है तो क्या बी सी भी है? बिल्कुल है। तो फिर ए सी भी होना चाहिए, ए सी ये रहा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना एक ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो फिर इसमें R2 में देख लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे कि ये वाले इसमें इस सेट ए पर ही है, इस सेट ए पर ही एक दूसरा रिलेशन हमने लिया है एग्जांपल में, ए बी, बी ए और ए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट देखो ए बी, दूसरा देखो बी ए, बिल्कुल सेट ऐसे ही जा रहा है, ए बी से बी ए। फिर बी को बाहर निकालो तो क्या बनेगा? तीसरा ए बनेगा। तो ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तीसरा इसका ऑर्डर्ड पेयर बनता है। और ये जो कंडीशन हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पे फुलफिल होती है। इसीलिए ये रिलेशन R2 भी क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। छोटी सी इसकी ट्रिक को समझो कि ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये रहा 1 to 2 और 2 to 3। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 to 3। तीसरा जो फुलफिल हमें चेक करना पड़ता है, जो ट्रांजिटिव रिलेशन को फुलफिल करेगा वो होगा 1 to 3, 1 and 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर पहला आप चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि 2 3 का है क्या, फिर आप देखेंगे 1 3 का भी है क्या। अगर ये तीनों आपको दिखाई दे जाएं तो समझ जाना बच्चों कि वो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। उम्मीद है बच्चों आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और सबसे पहले तो इनके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और आपका ये जो रिलेशन बनता है आपका रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आप अच्छे से समझें। ठीक है, और ये बात हमने आपसे पहले ही बता दी थी कि जो आपका सबसे लास्ट का जो बनता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, ये आपका कौन सा रिलेशन होता है? जब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और उसको वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंसेप्ट जो है और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।